2029 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। कांग्रेस ने बीते सालों में अगर पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की बात करें, साउथ में परफॉर्मेंस भी कांग्रेस का ठीक रहा है, तो क्या पूरी इन्वेस्टमेंट कांग्रेस की खत्म? इतना बुरा हाल नहीं है उत्तर भारत में जितना सोचा जा रहा है, लेकिन बीजेपी का उतना बुरा हाल दक्षिण भारत में है। अरे कम से कम कुछ ऐसा करके जाओ कि ताकि आपको ये देश याद करे, आपके बारे में किताबों में पढ़ाया जाए। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अब छोड़ दो मूर्तियों की पूजा करना, प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी की पूजा किया करो। कांग्रेस क्या क्या खुलासे होने वाले, कुछ कुछ आइडिया लगा है क्या? और जब क्यों से पड़ गए हिमंता के पीछे भाई? संघ ये चाहता है कि अगर 45 से 50 सीट कांग्रेस पार्टी ले आए ना, तो वो हेमंता को सीएम बनने देंगे। सुनने में आया कि सावरकर के पैरों के 1/3 कौन सा हिस्सा था, उतना धूल भी नहीं है राहुल गांधी। इसके पीछे की वजह है क्यों किया उन्होंने। हरियाणा में क्या चल रहा है? जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में यात्रा निकाली गई थी, एक वैसा ही माहौल आपको एक दिन के लिए देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अब मुझे ये देखना है, अगर महिला आरक्षण की बात करें या महिलाओं की भागीदारी की बात करें, आप महिलाओं के पक्षधर हो, इस देश की माताओं बहनों की आपको चिंता है, तो 543 में आपको लागू कर देना चाहिए था 2024 में। मोदी जी इस परिसीमन के जरिए ये तय कर रहे हैं कि बस मैं 2029 में फिर से चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। नमस्कार दोस्तों, हमारे साप्ताहिक शो देखी जाएगी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कंसल्टिंग एडिटर आदेश रावल जी हमारे सामने बैठ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आदेश जी आपका। थैंक यू नीरज। 2029 के लोकसभा चुनाव जो हैं वो दस्तक दे चुके हैं, मुहाने पर हैं। और मैं किसी भी गलती के कारण ऐसा नहीं कह रहा हूं। आप सोच रहे होंगे 2029 में 3 साल बाकी हैं, फिर ये ऐसी बात कर क्यों रहा है? ऐसी बात करने के पीछे मेरी वजह तो है ही, खासतौर पे आदेश रावल जी का ट्विटर टाइमलाइन भी इनकी एक बड़ी वजह है, जिन्होंने अपने ट्विटर पे लिखा कि 2029 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। कैसे शुरू की है आप लोग भी शायद समझ गए होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं परिसीमन की, महिला आरक्षण की, और उसके साथ साथ जाति जनगणना भी जुड़ी हुई चीज दिख रही है। अब आप सोच रहे होंगे परिसीमन और महिला आरक्षण को तो जोड़कर बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, जाति जनगणना कहाँ से जुड़ रही है? तो क्या जुड़ाव है जाति जनगणना का, उसके बारे में आदेश जी जो हैं वो बताएंगे इस पूरी चर्चा के दौरान। यात्रा हम लोग करते हैं तो यात्रा भी इस पूरे शो में हम लोग करेंगे ही। पवन खेड़ा, हिमंता बिस्वा शर्मा, असम, हरियाणा, सारी बातें इस शो में होंगी। तो कमर की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बदलने वाला है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी यही चाह रही है। आदेश जी शुरू करते हैं। कहाँ से? मोदी जी चाहते हैं मोदी जी से शुरू हो तो मोदी जी से ही शुरू होगी। 29 की तैयारी अब से दिख रहा है? आपने लिखा है ऐसा? हाँ, मैंने लिखा है। अच्छा, एक चीज़ बताएं आप, मुझे यकीन है कांग्रेस आप कवर कर रहे हैं, किसी ना किसी से बातचीत तो हुई होगी। कांग्रेस ने बीते सालों में अगर पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो केरला खुद राहुल गांधी रिप्रेजेंट कर रहे थे वायनाड को, उसके बाद जब दूसरी सीट यहाँ जीत गए हैं तो उन्होंने छोड़ी सीट, प्रियंका वहाँ जाती हैं। और साउथ में परफॉर्मेंस भी कांग्रेस का कमोबेश ठीक रहा है, और वहाँ दिखती है कि पार्टी ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड अपना बनाने की कोशिशें कर रही है। इधर तो नॉर्थ की जो पूरी पट्टी है, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार करें, मध्य प्रदेश करें, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ तो लगभग सुपड़ा सा साफ हो रखा था पार्टी का। तो क्या पूरी इन्वेस्टमेंट कांग्रेस की खत्म नहीं पॉलिटिकल? अब जब आप 2024 का डाटा उठा के देखेंगे और आप देखेंगे संख्या क्या है लोकसभा की, 19 में पूरा सुपड़ा साफ था उत्तर भारत में, लेकिन इस बार इन्होंने कम बैक किया है। आप देखो हरियाणा में 5 सीट आई, 10 में से कम बैक हुआ। पंजाब में देखो आप, सिर्फ मुझे लगता है कि 8 सीट वहाँ पे भी हैं। आप राजस्थान देखो, 8-9 सीट वहाँ पे भी हैं। आप मध्य प्रदेश देखो, राजस्थान में क्या 2 पार्टी सिस्टम है। छत्तीसगढ़ देखो आप, 2 पार्टी सिस्टम है। मध्य प्रदेश में 2018 में कम बैक किया था कांग्रेस पार्टी ने 15 साल के बाद, लेकिन सरकार तोड़ दी गई, सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ दी। ठीक है, तो इतना सुपड़ा साफ नहीं है। उत्तर प्रदेश तो आज की बात थोड़ी है, बिहार कोई आज की बात थोड़ी है कि मोदी जी के आने के बाद सुपड़ा साफ हुआ है। रीजनल पार्टीज के कारण कांग्रेस पहले भी, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश को तो 80 के दशक से है, 80 के दशक जी। बिहार भी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो ये कह दें कि नहीं, हाँ दिल्ली में कह सकते हैं कि केजरीवाल के आने के बाद कांग्रेस पार्टी वापसी लौट के नहीं आ पाई, और इस बार भी कोशिश की कि हम हरा दें केजरीवाल को, लेकिन वहां बीजेपी आ गई। तो इतना बुरा हाल नहीं है उत्तर भारत में जितना सोचा जा रहा है जब डाटा उठा के देखेंगे, खासतौर पर 24 का। लेकिन बीजेपी का उतना बुरा हाल
दक्षिण भारत में है। राइट। केरला में एक सीट आई है इनकी, जो वहाँ के एक कलाकार हैं, एक्टर हैं, गोपी, मंत्री भी हैं वो। तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, आपके अलायंस टीडीपी। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि इस पूरे ये जो पूरा 3 दिन का विशेष सत्र चल रहा है, इस पे जो टीडीपी ने, चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दिया एनडीए का, इसमें उनको नुकसान हो सकता है राजनीतिक रूप से। क्योंकि कल कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को फोन करके ये कहा कि आप सभी दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख के कहिए कि हमें आपका इसमें समर्थन चाहिए। तो उन्होंने केरला के मुख्यमंत्री को, स्टालिन साहब को, चंद्रबाबू नायडू को, सिद्धरामैया को, सबको चिट्ठी लिखी जी। लेकिन क्योंकि चंद्रबाबू नायडू टीडीपी में है, टीडीपी के मुखिया हैं, एनडीए के साथ हैं, तो उन्होंने अपना स्टैंड डिफरेंट लिया। तो वो लोग सकता है कि इनको आगे चल के नुकसान हो, क्योंकि तो बीजेपी का स्टेक दक्षिण भारत में कमजोर है। विपक्षी पार्टियों का, इंडिया गठबंधन का जो स्टेक उत्तर भारत में है, वो इतना कमजोर नहीं। अच्छा, क्या आपको ऐसा ट्रेंड कुछ लग रहा है कि बीजेपी ने, जैसे वोटर ग्रुप की बात हम करें, वोटर समूहों की बात करें, तो बीजेपी को ये लगता था, आभास था कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते हैं, तो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल ही नगण्य है, जीरो है ऑलमोस्ट, टिकट नहीं दिया किसी को। एग्जैक्टली। और इसी तरीके से बीजेपी ने अब बहुत सारी कोशिशों के बावजूद ये मान लिया है या जान लिया है कि दक्षिण भारत हमारे लिए नहीं है, या दक्षिण भारत में हम मजबूत नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो नगण्य करने की ही कोशिश है। ये जो मूव है परिसीमन वाला, और जो इसका आंकड़ा है, जो जिस हिसाब से सीटें बढ़ाई गई हैं, जो फॉर्मूला लगाया गया है, वो ये दिखाता है कि बीजेपी ने ये मान लिया है कि दक्षिण भारत उनके अनुकूल नहीं है, और इसीलिए इसको नगण्य करने की कोशिशें हैं कि सही ही नहीं रहेगा सरकार बनने में। भाई उत्तर प्रदेश, मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन ये देश के लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह है, विभाजनकारी कदम है ये। अगर आपने सरकार बनाई और उसमें दक्षिण भारत का हिस्सेदारी ही नहीं है, या कांग्रेस पार्टी ने या किसी और पार्टी ने सरकार बनाई, उसमें उत्तर भारत की हिस्सेदारी नहीं है, तो ये दोनों तरफ से ही विभाजनकारी है। ठीक बात है। ये देश के लिए अच्छा कदम नहीं है। सत्ता में तो आ जाओगे आप, जो भी आएगा, कल मान लो कि बीजेपी ना रहे या मोदी जी ना रहे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कोई ऐसा तो है नहीं कि मरणोपरांत भी रहेंगे। 5 साल रह लोगे, 10 साल रह लोगे, 20 साल रह लोगे, बायोलॉजिकल उम्र तो होगी। आपके कहने से नॉन बायोलॉजिकल तो हो नहीं जाएंगे। चलो मैं कह रहता हूँ कि आपके 3 टर्म हो गए, आप 3 टर्म और रह लो, ठीक है। उसके बाद जब कभी बात जाएगी दक्षिण भारत पे और सरकार वहां से बन गई और हिस्सेदारी नहीं मिली उत्तर भारत को, कैसा लगेगा आपको? तो इसके दूरगामी परिणाम बहुत खतरनाक हैं, और पूरे आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर। हाँ, और जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जिस देश का फैब्रिक है, उसको आप कुचल रहे हो, रोंद रहे हो उसको आप। अरे कम से कम कुछ ऐसा करके जाओ कि ताकि आपको ये देश याद करे, आपके बारे में किताबों में पढ़ाया जाए आने वाली पीढ़ी को कि वे एक देश के पीएम ऐसे थे, और एक नौबत ऐसी आई थी कि जब देश को बिल्कुल विभाजन कगार पे था और उन्होंने रोक लिया था, है ना। आपको तो सुनहरे अवसरों में अपना नाम इतिहास में लिखना चाहिए ताकि कल को आने वाली पीढ़ी पढ़ सके उसको, लेकिन आप उसको इस तरीके से लिखना चाहते हो कि आपको लोग अच्छे काम के लिए याद ही ना करें। नहीं, इसमें तो एक चीज ये है कि आपने जो कहा ना, देश विभाजन के कगार पे था, उसको रोक लिया। अब ये चीज तो लिखी जा ही नहीं सकती है। कारण ये है कि देश विभाजन कगार पे था ही नहीं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो खुला ही हुआ था। आपका क्रिएटेड प्रॉब्लम है ये, और ये मैन्युफैक्चर्ड प्रॉब्लम है, जानबूझ के। आपको ये लग रहा है कि 2029 की कुर्सी मुझे चाहिए किसी भी तरीके से, लेकिन इस देश की जनता ने काम अच्छा ये किया कि इनको 240 पे लाके खड़ा कर दिया 24 में। इसीलिए आज ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गिर जाएगा। अदरवाइज अगर इनके पास पूर्ण बहुमत होता तो ये उसको मैनेज कर लेते, और संविधान ये धज्जियां उड़ जाती एक बार फिर। ये तो भला हो, परसों जयंती थी बाबा साहब अम्बेडकर की, ये तो भला उनका कि उन्होंने संविधान को इस तरीके से बनाया है कि उसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता है। सत्ता किसकी भी हो सकती है, आज मोदी जी की है, कल अखिलेश यादव की होगी, परसों ममता बनर्जी की होगी, उसके बाद स्टालिन की होगी, फिर राहुल गांधी की होगी, किसी की हो सकती है। और सत्ता में बैठा व्यक्ति एक ही जैसा होता है जी। सत्ता का चरित्र है ये, उसको अपनी कुर्सी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो आज सेम अप्लाई मोदी जी पे हो रहा है। लेकिन एक चीज है कि उस कुर्सी के अलावा कुछ दिखेगा नहीं, ठीक बात है। कुर्सी को बचाने के लिए कौन क्या क्या कर सकता है, ये व्यक्ति तो व्यक्ति डिफर करता है। ठीक है, तो वो मूल्य जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखो, राइट,
2008 की बात है, न्यूक्लियर डील हो रही थी अमेरिका के साथ में, उनको लगा कि सरकार गिर जाएगी, तो बोला कोई बात नहीं, गिरने तो देश हित में उन्हें जो लगा वो देश हित में कर रहा हूँ, गिर जाएगी। उनके लिए देश का मायना देश था, कुछ लोगों के लिए देश का मायना वो खुद हो गए हैं। हाँ, तो समस्या तो आएगी। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अब छोड़ दो मूर्तियों की पूजा करना, प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी की पूजा किया करो। हाँ, कल विधायक का बयान है उत्तराखंड से। हाँ, सुना है मैंने। हाँ, मैं सुन के हैरान हो गया। आग भयंकर लगी हुई है अनपढ़ता की। अच्छा, एक विमर्श चल रहा है आदेश जी, मुझे नहीं पता आपने देखा है कि नहीं देखा, सोशल मीडिया पे ही मैं देख रहा था। कहा जाता कि भाई बेनिफिशियरी अगर नंबर बढ़ जाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी स्टेट जो होगा वो बिहार होगा, और होगा आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश होगा। तो तेजस्वी यादव हो या अखिलेश यादव, इनको तो फायदा भी होगा। नहीं, इनका फायदा तो बाद में समझ में आएगा, क्योंकि अगर अभी सीटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो प्रपोर्शन आप 50% आप लगा रहे हो लोकसभा में, तो जब यही इतना ही परसेंटेज आप अप्लाई करोगे विधानसभा के अंदर, तो फिर ये बांटेंगे इस तरीके से ना। परिसीमन में सिर्फ सीटें बढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, परिसीमन में ये भी महत्वपूर्ण है कि जब क्षेत्रों की जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्रीज हैं, जब उनको ये वापस से ठीक एडजस्ट करेंगे, रीअलोकेट करेंगे। अब जैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अभी परिसीमन किया इन्होंने असम में, हेमंता जी ने। क्या होता है, ये अपना अपना वोट बैंक देख के तब बाउंड्री एडजस्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो 22-23 सीटों में जहां मुसलमान की आबादी ज्यादा थी, जहां पे वो निर्णायक फैक्टर थे, उन सबको छाट दिया। अब एक लोकसभा में 16 लाख वोटर है, जनसंख्या है, दूसरी में 26 लाख है। क्या मतलब भाई, अगर आपने परिसीमन किया है तो उसको बराबर से करो ना। लेकिन मैंने कहा ना, सत्ता जैसी होती है, सब ऐसे ही करते हैं अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से। कुछ जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ हरियाणा का। अब सपोज करो कि कल विधानसभा में परिसीमन होता है, विधानसभा चुनाव के लिए, तो आज सरकार बीजेपी की है। जो परिसीमन कमीशन बनेगा वो ये क्या करेंगे, ये जो जाट बहुल्य सीटें हैं ये उनको तोड़ देंगे, और जो आसपास की गैर जाट बहुल्य सीटें हैं उनमें उसके गांव जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक क्या है, गैर जाट। ठीक है, जो आज 90 की विधानसभा में लगभग 30 जाट विधायक बनते हैं अक्रॉस द पार्टी लाइन। इनका मकसद ये रहेगा कि हम इन सबको तोड़ दें और उस 30 को घटा के 10 पे ले आए, 10 से 12 सीट, 10 पे ले आए, 12 पे ले आए, 15 पे ले आए। ठीक है, तो ये मकसद होता है डिलिमिटेशन का। और सबसे बुरी बात यह है कि इस कमीशन को आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट जाके, यानी जो इन्होंने कर दिया वो फाइनल है, जैसा चुनाव आयोग। अब जैसे सरकार SIR कर रही है ना, ये इसी तरह का चाहते हैं कि एक कमीशन ऐसा बन जाए परिसीमन का, हम जब चाहें तब सीटें बढ़ा लें कहीं की भी। इनकी मंशा सिर्फ इतनी नहीं है, ये चाहते हैं कि ये जो फ्रीज है इसको हम अभी तो हटा दें, और आगे एक अमेंडमेंट ऐसा भी ले आए कि जब सरकार चाहे तब सीटें बढ़ जाए। ये खतरनाक है। रिमोट सारे अपने पास रखने हैं और बना लेने हैं, रिमोट बनाने भी है, अपने पास भी रखना है, लेकिन जल्दबाजी जो है वो खराब कर देती है चाय को भी और बहुत सारी चीज़ों को। तो मोदी जी जल्दबाजी में ये फैसला आप ले रहे हैं, भारत का फैब्रिक जो है वो खतरे में पड़ रहा है और पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो सकता है। तो थोड़ी सी जल्दबाजी कम दिखाइए। सत्ता क्या है, आप ब्रह्मांड के सबसे मजबूत पार्टी के नेता हैं, लड़ेंगे ढंग से तो शायद जीत ही जाए। ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही ज्ञान की बात थी। बाकी विषयों पे आदेश जी बात कर लेते हैं। एक आपने कहा कि पवन खेड़ा जो हैं और खुलासे करने वाले हैं, कांग्रेस, उनका नाम नहीं बोला मैंने। अच्छा, चलिए मेरी गलती। कांग्रेस क्या क्या खुलासे होने वाले, कुछ आइडिया लगा है क्या? देखिए, जब क्यों पड़ गए हिमंता के पीछे भाई? नहीं, देखो स्टार्टिंग में तो ये लगा कि भाई 9 तारीख की लास्ट पोलिंग थी वहाँ पे, कि पोलिंग के बाद कुछ होगा नहीं। हाँ, मतलब चुनाव के लिए। लेकिन जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा ने अटैक किया, यानी जो उन पे आरोप लगा उसका जवाब दिया नहीं उन लोगों ने। भाई क्या उनकी पत्नी आदरणीय रिंकी भूया शर्मा जी ने अपना इंडिया पासपोर्ट दिखाया कि ये मेरा पासपोर्ट है, ये जो मेरे पे आरोप लगे सब झूठे हैं? नहीं दिखाया। नहीं। क्या उन्होंने ये कहा कि नहीं ये सब बकवास है? नहीं कहा। क्या भारत सरकार ने कहा? नहीं कहा। आपने उल्टा पुलिस भेज दी
और भाषा पे हम बात कर ही चुके हैं पहले राइट। कि उनकी भाषा बहुत बिगड़ गई थी, तो पुलिस भेज दी, तो वो पवन खेड़ा अपने ससुराल चले गए। तो उन्होंने वहाँ बेल अप्लाई की। अब कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम स्टे देते हैं इस बात के ऊपर कि उनको असम हाई कोर्ट से ही बेल लेनी होगी, आप हमारे पास नहीं आ सकते। इसका मतलब लगभग यही था। अब वहाँ उनकी सरकार है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो अप्लाई करेंगे। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने उनको और डॉक्यूमेंट्स दे दिए, भाजपा के अंदर से भी और विदेशों से भी, और ज़्यादा सबूत दे दिए कि जो आपके पास है तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास और भी है। मतलब एक पूरी कायनात हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ खड़ी हो गई है क्या? नहीं, इसमें कायनात भी कौन सी है, भाजपा की, उनकी अपनी ही। उनकी अपनी। और कोई तो मुझे ये भी कह रहा था, और बड़ा बड़ा रिलायबल सोर्स है मेरा, वो कह रहा था कि अगर संघ ये चाहता है कि अगर 45 और 50 सीट कांग्रेस पार्टी ले आए ना, तो वो हेमंता को सीएम नहीं बनने देंगे। मतलब संघ भी हेमंता को खींचना चाहता है वापस। वही खींच रहा है। और सरकार की चुप्पी, सरकार के भीतर की चुप्पी बताती है कि मामला अंदरूनी है। तो इस दौरान कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं कांग्रेस पार्टी को, उसमें जानकारी बहुत सारी हैं, पैसों को लेके है, पासपोर्ट्स को लेके है, और भी बहुत सारी हैं। अभी ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, हो जाने दो। कांग्रेस के प्रेस क्योंकि कॉन्फ्रेंस पता क्या है, का मेरा वेट ऐसा कर रहे मानना है कि आपको अपने सोर्स की इज्जत करनी चाहिए, जी। क्योंकि हम लोगों को तो रोज काम है ये, राइट, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी। ठीक बात है। तो मैं हमेशा अपने सोर्स को बचा के ही खबर देता हूँ, जो कि जरूरी भी है। हाँ। मतलब जो पत्रकार नए देख सुन रहे हों, या वो जो इस बनना बात से चाहते सीख भी हो, सकते या जो हैं, बनना या चाहते जो हो, बनना चाहते हैं वो इस क्योंकि बात से सोर्स सीख बनाने में सालों लगते हैं। ठीक बात है। उसमें एक ट्रस्ट होता है, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप उसको तोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि फिर आप एक अच्छे पत्रकार नहीं बन सकते। विश्वास कोई किसी का भी तोड़ेगा अच्छा तो फिर बन नहीं सकता, पत्रकार बिल्कुल भी नहीं। तो ये ज्ञान की बातें भी अब चलती रहेंगे, एक सेशन ही जोड़ देंगे आदेश जी, अपन देखी नहीं, मेरे पास जाएगी। ज्ञान की बातें नहीं, वो तुम देते रहोगे। नहीं नहीं, आपने कितना सही। तो पत्रकारिता कैसे करें, इसके लिए एक जरूरी ज्ञान की जो चीज थी वो जरूर जोड़ी गई। अच्छा सर, सुनने में आया कि सावरकर के पैरों के 1/4 कौन सा हिस्सा था, उतना धूल भी नहीं है राहुल गांधी। हाँ, एक पत्रकार को लेके ऐसी मैंने आपकी सुना है। फ्रेटर्निटी, हमारी फ्रेटर्निटी हाँ, क्या हमारी है? फ्रेटर्निटी से हैं, वो सरकारी पत्रकार हैं और जनता के टैक्स के पैसे से उनकी सैलरी जाती है। और सरकारी पत्रकारिता पहले ऐसे होती थी, जो हम सुनते थे जब छोटे थे, रेडियो पे या टीवी दूरदर्शन पे, कि आज प्रधानमंत्री फलां ने ये कहा और नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा। जी। तो वो दोनों को मिला के एक खबर बनाते थे और उसको देश के सामने रखते थे, रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम जी। से, जो सरकारी पत्रकारिता थी। और वो बहुत धीमी गति में और बहुत सुलझी हुई जर्नलिज्म होती थी। अब एक व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष को लेके एक ऐसी तुलना करते हैं और उनको कहते हैं कि आप उनकी जूते की धूल के एक कण के बराबर भी नहीं हो। चलो ठीक है, आपने कर दिया, कोई बात नहीं। इसके पीछे की वजह है, क्यों किया उन्होंने। और एक और सवाल मैं जोड़ देता हूँ। नहीं, अभी जोड़ो मत, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ऐड कर रहा हूँ, फिर मैं भूल जाऊंगा। कि उनके यहाँ शादी थी, प्रधानमंत्री मोदी गए थे जी। तो अब इस बात से आप हिसाब लगाओ कि आपके यहाँ शादी हो और आप सरकारी पत्रकार हो और आपके यहाँ साक्षात प्रधानमंत्री जी आ जाएं, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो मुझे लगता है नीरज जी थोड़ा बहुत तो आप भी बाइस्ड हो ही जाओगे। लेकिन तो एक चीज जो मैं पूछना चाह रहा था, केवल बायस्ड होने का मामला है या फिर बोल वो रहे हैं, शब्द किसी और के हैं? नहीं, शब्द भी उन्हीं के ही हैं। वो मोटिवेटेड फील कर रहे हैं जब से वो शादी में आए थे प्राइम मिनिस्टर ना, तो तब से उनके अंदर एक मोटिवेशन आ गया कि नहीं, मुझे कर्ज अदा करना है टाइप्स। ऊर्जावान हो गए हैं थोड़ा। हो गए हैं। ठीक है। इसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता इसमें, लेकिन उन लड़कों को जिन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया डीडी न्यूज़ के सामने, और उस प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस इतनी आहत हो गई कि जयपुर तक पहुंच गई गिरफ्तार करने। उन बच्चों को ट्रेस कर लिया गया, पेश भी किया गया। भाई अगर अपने नेता के प्रति वो लोग आहत हुए हैं, जो पत्रकार जी ने बोला राहुल गांधी के बारे में, उनका फर्ज, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया तो उनका अधिकार है। तो पुलिस जो है उनको ढूंढते हुए कल लेके आई और 5-6 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कल शायद उनको कोर्ट में पेश किया गया था पटियाला हाउस में।
वो वीडियो मेरे पास आया था एनएसयूआई से। तो आपने एक दिलचस्प बात ट्विटर पे लिखी भी थी, वो जरूर शेयर करिए ना। कौन सी? वही कि भाई ऐसे मामले में पुलिस ले भी जाती है तो थाने में ही छोड़ छाड़ देती है, लेकिन फिर ऐसे ही होता है। हम्म, जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं सड़क पे, जितने हमने प्रोटेस्ट देखे हैं 18 साल में लुटियंस जोन में, उसमें क्या होता है, पुलिस बस में डालती है उनको, ले जाती है थाने में, जी और घंटे 2 घंटे बाद छोड़ देती है, अपने घर चले जाते हैं। हम्म, उनको पता होता है वो क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट, उनको दिखाना है, वहाँ मीडिया के कैमरे हैं। जी प्रोटेस्ट का मकसद क्या होता है? प्रोटेस्ट का मकसद ये होता है कि मेरी बात लोगों तक पहुंचे, तो इसलिए मैं कोई क्रिएटिव तरीके से प्रोटेस्ट करूंगा, जी ठीक है। और वो मेरी बात कैसे पहुंचेगी? मीडिया के माध्यम से, ठीक है। तो मैं कुछ क्रिएटिव काम करूंगा ताकि मीडिया के कैमरे उसको कैप्चर करें और वो खबर बने। यही तो मकसद है प्रोटेस्ट का। एग्जैक्टली, अगर मेरा प्रोटेस्ट जनता तक पहुंच ही नहीं रहा है तो प्रोटेस्ट ही नहीं है वो। ठीक बात है। जैसा वो जो स्टूडेंट्स ने शर्ट निकाल दी थी, टी शर्ट निकाल दी थी, वो जो लड़के थे कांग्रेस वाले, ठीक है, बहुत आलोचना हुई कि विदेशी लोगों के सामने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे विदेशों में लोग पैंट निकाल लेते हैं अपनी, टॉपलेस प्रोटेस्ट होते हैं विदेशों में, जी महिलाएं करती हैं। और यहाँ कुछ लड़कों ने अपनी टी शर्ट निकाल दी तो देश की बेइज्जती होगी। एक तो ये समस्या इस देश में ये हो गई है कि हर चीज में हम देश की बेइज्जती हो जाती है। देश बहुत रिड्यूस सा हो गया है, जैसे लोगों का देश को छोटा कर दिया इन्होंने। हाँ, देश बहुत बड़ा है ये, ठीक बात है। इतने में देश की बेइज्जती नहीं होती है जितने में तुम लोग सोच रहे हो। मतलब वो वाली बात है ना, आपने झारखंड के उस नेता की बात की ही, जब इनके भगवान रिड्यूस हो गए तो इनका देश में रिड्यूस हाँ, वो मतलब प्रधानमंत्री जी सवालों से परे हो गए हैं। उत्तराखंड के विधायक बोल रहे हैं कि छोड़ दो मूर्ति पूजा, जी जाना मंदिरों में, आप सीधी पूजा करो योगी जी की, मोदी जी की। कर लो भाई, ये भी करके देख लो, हम तो मना नहीं करते। एक दीवा हम भी लगा देंगे, तुम लोग लगाओगे तो। ठीक बात है। लेकिन पूछ लो पहले उनसे, करवाना चाहते हैं क्या पता कह भी दें, नॉन बायोलॉजिकल खुद को खुद ही कहा था उन्होंने। नहीं, आसान नहीं होगा, आसान नहीं होगा। अब के नहीं होगा आसान। अभी निशाने पे 2029 है। ठीक बात है। एक क्लिप है सर, मिथोलॉजी को लेकर कोई सीरियल है, उसका एक क्लिप सोशल मीडिया पर बड़ा चलता रहता है। मैं चाहता हूँ ज्ञान की बात में एक बात ये नहीं, आप उसके बारे में तुम ही बोल, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी समझ नहीं है। पर आप अग्री जरूर करेंगे, मुझे लगता है कि भक्त, नहीं गारंटी नहीं है। भक्त और मूर्ख लगभग एक जैसे ही होते हैं, लगभग, है ना, क्योंकि सवाल आप नहीं पूछ पाते, सवाल पूछना बड़ा जरूरी है। उनमें क्या होता है, उनमें सवाल पूछने की क्षमता नहीं होती, उनमें अच्छा बुरा सोचने की क्षमता नहीं होती। उन्हें जो दिखाया जाता है वो वही देखते हैं। राइट, चश्मा लगा दिया, देखो सब हरा दिख रहा है, बोला हाँ हरा है, घोड़े की पट्टी जैसा। वो होता है भक्त, और लगभग उसे ही मूर्ख कहते हैं। ठीक बात है, जो सवाल ही ना पूछ पाए वो मूर्खी है। तो एक सवाल में जो अपना भला बुरा नहीं जानता हो अपना, राइट, और वो देश की बेइज्जती के बारे में बात करते हैं, तो जी उसको ये याद नहीं कि तूने रात कितनी रोटी खाई थी और कल रात क्या खाएगा। हाँ वही नहीं, कल खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है। ठीक बात, इसका नहीं पता है। देश की बात करेंगे, देश की बेइज्जती की बात करेंगे, हर चीज में पाकिस्तान ले आएंगे। मजदूर प्रोटेस्ट कर रहे हैं नोएडा में, सैलरी नहीं मिल रही बेचारों को, बढ़ा के महंगाई रोज बढ़ रही है, कह रहे हैं पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट करवा दिया। पाकिस्तान सबसे सॉफ्ट चीज है ना, कहीं भी ले आओ और डाल दो उसे। और जब पाकिस्तान मीडिएटर बनता है तो कहते हो तो दलाल है। सहूलियत की राजनीति हो रही है, जिसमें आपको सहूलियत है ना, आप वो करो। ठीक बात है, जो आपको अच्छा लगता हो, जहां जो फिट बैठता हो, मुसलमान फिट कर दो, पाकिस्तान फिट कर दो, है आप विश्व गुरु, चर्चा आपकी कहीं होती नहीं। हिपोक्रेसी यही है ना, मतलब कभी तो आप, मतलब आज शाम को आप बोल रहे होंगे पाकिस्तान की क्या औकात, वहां पे लोग आटा नहीं खरीद सकते, और कल सुबह आप बोलेंगे पाकिस्तान ने हमारे यहाँ दंगा करवा दिया। अरे भाई, या तो औकात है या औकात नहीं है, एक बात पे रहो ना। नहीं रहेंगे, और तब रहे जब ये महसूस होता है कि नहीं अब इसकी औकात कम रखनी तो वो कम कर देते हैं। जब महसूस होता है कि नहीं ये तो इसने हमारा दंगा करा दिया, फिर आतंकी हमला करा दिया, तय कर लो कि किस ब्रैकेट में रखना है पाकिस्तान को। दरअसल लोगों ने जिसे अपना भगवान बना लिया है, उसके लिए जो नैरेटिव फायदेमंद होगा उस नैरेटिव के साथ लोग बहते चले। मैंने क्या कहा, उनको नैरेटिव दिया जाता है, उनको ये सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि ये नैरेटिव सही है या गलत है। राइट, उनकी गलती नहीं, बेचारे हैं वो, उनको नहीं पता है, विक्टिम ही है। हाँ, वो खुद पीड़ित हैं।
चलिए, बहुत ज़्यादा बात अब उनकी नहीं करेंगे, बुरा ना लग जाए, आप लोग खुश रहिए। हरियाणा की बात कर लेते हैं सर। और मैंने अब हरियाणा की बात कर ही ली तो लग जाए तो बुरा लग जाए। दिख जाएगी। नहीं, बोले बोले कितने भाई हो? बोले 3। बोले 4 होते तो क्या कर लेते, है ना? अब करो हरियाणा की बात। ठीक है भाई, चलिए, बीप लगाने का मौका नहीं आया। बहरहाल हाँ, इसीलिए। हरियाणा में क्या चल रहा है? विजेंद्र सिंह की यात्रा आपने पहले भी, मुझे आपका पुराना ट्वीट भी याद आया इस वाले ट्वीट को देखकर कि बहुत सारे लोग इसे एक निजी यात्रा करना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस, वो राहुल गांधी से मिलते हैं, टी शर्ट के साथ वो फोटो वोटो आता है सामने। आपने लिखा था कि राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं, और इस बार आपने लिखा इस महीने शामिल होंगे। नहीं, मैंने तब ये कहा था कि आखिरकार विजेंद्र सिंह की यात्रा कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक यात्रा हो ही गई, हाँ जब विजेंद्र सिंह की उस सद्भावना यात्रा की टी शर्ट को राहुल गांधी ने लॉन्च कर दिया था 10 जनपद के अंदर। अब मैंने ये लिखा है कि विजेंद्र सिंह की यात्रा, जो कि 5 मई को उसका समापन है, पिछले लगभग 5.5 महीने से चल रही है, 90 विधानसभाओं में उनको जाना है, तो उस यात्रा में अब फाइनली राहुल गांधी जो है वो शामिल होंगे। एक दिन का कार्यक्रम बन रहा है, इसी महीने में बन रहा है, और जाएंगे घंटा 2 घंटा। जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में यात्रा निकाली गई थी, एक वैसा ही माहौल आपको एक दिन के लिए देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उस यात्रा में हरियाणा के लिहाज से जो हीरो होंगे विजेंद्र सिंह होंगे, ठीक है, क्योंकि वो उनकी यात्रा है। और तो दूरगामी प्रभाव जो आप कह रहे थे, जिसे आज तक हरियाणा के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, वहाँ के अध्यक्ष राव नरेंद्र और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी भी स्वीकार नहीं किया, और ना ही ये तीनों लोग जो आधिकारिक पदों पे हैं उस यात्रा में गए। लेकिन जब राहुल गांधी ने इस बात को, वो टी शर्ट का विमोचन कर दिया, उसको लॉन्च कर दिया, उसके बाद भी इनको लगता है कि ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। अब मुझे ये देखना है कि राहुल गांधी के जाने के बाद भी क्या ये पार्टी की यात्रा नहीं रहेगी, या फिर ये सब लोग वहीं खड़े मिलेंगे अपने नेता को वेलकम करने के लिए, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी उस यात्रा में, क्योंकि मैंने अगर इसलिए लगाया है, राजनीति जो है ना को प्रेडिक्ट करना कि 3 दिन बाद क्या होगा बड़ा मुश्किल होता है। मैं कर रहा हूँ लगभग 15 डेज की बात, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर राहुल गांधी वहाँ पहुँच गए, और मुझे पूरा विश्वास है अपने खबर के सूत्रों पे कि वो वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, तो विजेंद्र सिंह की जो राजनीति हरियाणा की, या जो उनका स्टैंड है, वो चेंज हो जाएगा। उन्हें एक नई ऊर्जा, या कहूँ कि ऑक्सीजन मिल जाएगी राजनीतिक रूप से, और हरियाणा कांग्रेस को एक नया पावर सेंटर मिल जाएगा। हाँ, कोई दो राय नहीं इसमें। ज्यादा नुकसान किसका होगा, रणदीप सुरजेवाला का या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का? नापेंगे बाद में थर्मामीटर से। परिसीमन की बात चल रही है, संविधान संशोधन की बात चल रही है, महिला आरक्षण की बात चल रही है। महिला आरक्षण पास हो चुका था, ठीक है, लागू नहीं किया गया। इसके बाद आरोप ये लगे कि सरकार की मंशा नहीं थी। अब सरकार कह रही है कि भाई एक बार हम सीट बढ़ा देंगे, उसके बाद महिला आरक्षण दे देंगे। परिसीमन पे बहुत सारी बात है। सबसे पहले ये समझाइए कि जो एक आरोप लग रहा है कि परिसीमन की आड़ में या महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन करना चाहते थे, इस आरोप के जड़ में क्या है? अब ये भी पीएम का भाषण चल रहा था संसद के अंदर, लोकसभा में, तो तब तक आप आए नहीं थे, तो मैं सुन रहा था उसको। तो पीएम का जो पूरा भाषण था वो महिला आरक्षण के इर्द गिर्द घूम रहा था, और वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि अगर आपने इस देश की आधी आबादी को उसका हक नहीं दिया तो ये ठीक नहीं होगा, और वो हमें माफ़ नहीं करेंगी, पहली बात। दूसरी बात कि इसका क्रेडिट भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। कल सरकारी विज्ञापन से आप सबकी फ़ोटो मैं इसमें छाप दूंगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी लोकसभा में बोला है। तो उन्होंने कहीं भी, मतलब 90% जो भाषण था वो महिला आरक्षण के आसपास ही घूम रहा था, और कहा था कि नारी शक्ति, इस देश की बहनों को, माताओं को उनका अधिकार देने का वक्त आ गया है 3 दशक बाद। बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में महिला आरक्षण को लेकर, और वो होते होते 2023 में आके मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में महिला आरक्षण बिल जो है वो पास हो गया। कायदे से होना क्या था, अगर सरकार की नीयत साफ थी, आज वो एक विधेयक है, वो संविधान का हिस्सा है।
3 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार को ये लगने लगा कि नहीं, हमें वापस इसको इम्प्लीमेंट करना है। भाई एक सवाल तो ये बनता था, सबसे पहली बात ये थी कि जो 2023 में पारित हुआ था वो इम्प्लीमेंट होता लगभग जाके 2034 में जी 29 में नहीं हो पाता, तो ये एक लंबा कार्यकाल था। अब क्योंकि बीजेपी अपना नैरेटिव गढ़ने में बहुत कामयाब पार्टी है और पीएम के आसपास पूरा नैरेटिव घूमता है, तो इसको देखना पड़ेगा कि इसकी शुरुआत हम कहाँ से करें। हम चर्चा कर रहे हैं, इसके कई सारे पहलू हैं। इसका पहला पहलू है जनगणना, दूसरा पहलू है जाति जनगणना, तीसरा पहलू है परिसीमन और उसके बाद है महिला आरक्षण। तो जो सबसे लास्ट का पहलू है उस पे सरकार सबसे पहले बात कर रही है, राइट, महिला आरक्षण के बारे में। तो ऐसी क्या हड़बड़ी हुई कि मोदी सरकार 2029 में ही इसको लागू करना चाहती है? दरअसल महिला आरक्षण को लागू करने के पीछे साफ साफ जो नीयत दिखाई देती है वो परिसीमन की है। परिसीमन क्या है? डिलिमिटेशन। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि 1976 से लेके 1976 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने संसद की जो सदस्य संख्या है उसको बढ़ाने पर रोक लगा दी थी जी, फ्रीज कर दिया था कि नहीं बढ़ेगी। फिर वाजपेयी साहब ने, जब वो प्रधानमंत्री थे 2001 में, उन्होंने उसको आगे के लिए फिर फ्रीज कर दिया 2026 तक। अब 2026 तक ही फ्रीज है। अब एक बात आएगी, भाई 1971 में देश की आबादी लगभग 50 करोड़ के आसपास थी और आज 140 करोड़ है, तो सीटें बढ़नी चाहिए। तो फिर ये बात तो तब भी साबित होती है कि जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने भी फ्रीज किया था उस बात में, यानी तब भी तो लगभग 30 वर्ष का गैप है, राइट, ठीक है। तो 1996 से लेके और 2023 में आके फाइनली महिला आरक्षण बिल पास हो गया, सभी पार्टी ने समर्थन कर दिया। अब दिखा तो रहे हैं कि महिला आरक्षण है, क्योंकि इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? ये तो बिल पास हो गया था, अब आपको क्या याद आया कि इसको हमें 29 में ही इम्प्लीमेंट करना है, जबकि पहले जब आपने बिल पास किया था तब ये ख्याल नहीं था आपका? नहीं, अगर आप सरकार चाहती, सरकार कुछ भी कर सकती है। इम्प्लीमेंट तो तब कर सकते थे। 23 में हुआ था पास, 24 में कर देते। लोकसभा चुनाव थे ही 24 में। लेकिन ये चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि हम 543 सीटों में इसको इम्प्लीमेंट ना करें। यानी अगर 543 सीटों में हम 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे तो वो सीटें लगभग 162-163 बैठती हैं, 181 के आसपास। चलिए नंबर में गलती हो सकती है, लेकिन वो एक मेजर हिस्सा है जो बैठता है। अब अगर 850 सीटों में आप 33% दोगे तो पुरुषों की संख्या पे ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और वो लगभग 270-72 के आसपास शायद वो फिर बैठ जाएगी महिलाओं का हिस्सा। तो अगर आपकी नीयत इतनी साफ है, आप सही में इस देश की आधी आबादी का भला चाहते हो, आप महिलाओं के पक्षधर हो, इस देश की माताओं बहनों की आपको चिंता है, तो 543 में आपको लागू कर देना चाहिए था 2024 में। आपने नहीं किया, अब आप चाहते हो, लेकिन आपका निशाना तो है परिसीमन, लेकिन और चेहरा आगे कर रहे हैं महिला आरक्षण का। क्योंकि एक चीज तो ये है ना कि मान लीजिए 33% की हम बात कर रहे हैं, तो परसेंटेज की बात हो रही है। आप 543 में करेंगे तो लगभग 181 होता है वो संख्या, और ये न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। तो आरक्षण को लेकर जो पूरी मोटी अवधारणा है आदेश जी, वो गड़बड़ है। आरक्षण तो मिनिमम गारंटी करता है कि भाई इतने तो हों, लेकिन इसको मैक्सिमम बना दिया जाता है क्योंकि सामाजिक हमारी पूरा ढांचा ही ऐसा है। तो वो 181 होते हैं, 543 में से हों तो 850 में से हों अगर तो 283 होंगे। अब अगर अभी 543 में से कर देते हैं तो 181, फिर जितनी सीटें बढ़ी उसका 33% लगाइएगा तो वो जुड़ के वही संख्या आएगा। तो संख्या में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, मतलब कोई अंतर है ही नहीं, परसेंटेज तो वही है, अभी करें या तब करें। लेकिन आप एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि हम उसके बाद करेंगे। मतलब इफ यू आर अग्रीइंग फॉर महिला आरक्षण तो आपको परिसीमन के लिए अग्री करना पड़ेगा, जो सीटें बढ़ेंगे उसके लिए अग्री करना पड़ेगा। महिला आरक्षण पे तो सारी पार्टियां राजी हैं। हाँ, मैं आज सुबह से बहस चल रही है संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, मैं सारे भाषण सुन रहा था, अखिलेश यादव का, गौरव गोगोई का, प्रधानमंत्री मोदी का, ठीक है, और भी बाकी जिन लोगों के भाषण में सबकी बात सुनी। हर व्यक्ति ने, इवन कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं सोनिया गांधी ने भी ये बात कही है कि हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि हम आरक्षण के साथ हैं। लेकिन आरक्षण के बहाने जो मोदी सरकार करना चाहती है डिलिमिटेशन में, डिलिमिटेशन कैसे होता आया है पहले हमें समझना पड़ेगा। परिसीमन क्या है? अब दरअसल परिसीमन में अभी तक
सीमाएं बदलती थी, बाउंड्रीज चेंज होती थी, सीटें नहीं बढ़ती, संख्या नहीं बढ़ती थी। संख्या कब बढ़ी थी? लास्ट 76 में। जी। ठीक है, तो बाउंड्रीज चेंज होती थी और जो रिजर्व सीटें होती थी उनको हटा दिया जाता था और दूसरी सीटों को रिजर्व कर देते थे। रोटेशनल सीटें होती थी वो। जी। तो अभी तक परिसीमन ऐसा होता था। अब परिसीमन का आधार क्या है? उसका पहला आधार है जनगणना, कि आपने जनगणना की देश में और ये पाया कि भाई इतनी जनसंख्या हमारी है, और इसमें जनगणना में पिछले साल सरकार ने ये कहा कि हम जाति जनगणना भी कराएंगे। राइट। जो मुद्दा राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों का था, उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो आप ये कराइए। सरकार को लगा कि हमने जाति जनगणना की घोषणा करके राहुल गांधी से और विपक्षी पार्टियों से उनका मुद्दा छीन लिया है। लेकिन अब जब वापस इस बात पे आ गए, क्योंकि सरकार की जो जनगणना शुरू हुई है वो 1 अप्रैल 2026 से हुई है और ये 2027 तक चलेगी, यानी ये है फर्स्ट फेज ऑफ जनगणना। जी। जब आप जाति जनगणना पे आओगे, कास्ट सेंसस पे आओगे, जो इसका सेकंड स्टेज होगा, जो सेकंड फेज होगा इसका, वो लगभग जाके पूरा होगा 29 के बाद में, मतलब लोकसभा चुनाव के बाद। लोकसभा चुनाव से पहले नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने हाँ तो भर दी कास्ट सेंसस की, लेकिन आपकी जो मंशा है वो उसको इम्प्लीमेंट करने की नहीं है। अब जब तक आपके पास जनगणना का और कास्ट सेंसस का डाटा नहीं है तो आप डिलिमिटेशन, परिसीमन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास आधार ही नहीं है। आधार इन्हीं किस आधार पर करेंगे? 2021 में जनगणना नहीं हो पाई क्योंकि कोविड चल रहा था और सरकार की जो भी मुश्किलें रही होंगी इस दौर पे, और 2011 का डाटा हमारे पास है, जनगणना का है, जाति का नहीं है। जो जाति का डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो 1931 का है, राइट, 1931 का। ठीक है, तो अब सरकार ये कह रही है कि हम 2011 के जनगणना के, जाति के नहीं, जनगणना के डाटा को आधार मान के हम परिसीमन करेंगे और हम जनसंख्या के हिसाब से सीटें बढ़ा देंगे। अब बेसिकली क्या है, जब जनसंख्या की आप बात करोगे तो ये सीधा सीधा विभाजन है उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का। राइट। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि दक्षिण भारत के राज्यों ने अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाई, फैमिली प्लानिंग इंप्लीमेंट हुआ, वहाँ पे एजुकेटेड लोग हैं। ठीक है, तो अगर उस प्रोपोर्शन के हिसाब से आप देखेंगे तो उनकी सीटें बढ़ती हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से मैक्सिमम 63 सीटें या 65 सीटें पूरे सदर्न स्टेट्स, पूरे साउथ दक्षिण भारत की जी। और जो नॉर्थ इंडिया है उसकी सीटें बढ़ती हैं लगभग 200। मतलब आपको जरूरत ही नहीं है यानी सरकार बनाने यानी के आपने लिए। क्या किया कि आपने 2029 की तैयारी में ये इंश्योर कर दिया कि मुझे साउथ की वोटों की आवश्यकता नहीं है और मैं उत्तर भारत के सीटें इतनी बढ़ा दूंगा कि उसी से मैं वापस प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। तो ना तो इसमें महिलाओं का भला हो रहा है जी, ना इसमें किसी जाति का भला हो रहा है। ये सीधा सीधा मोदी जी इस परिसीमन के जरिए ये तय कर रहे हैं कि बस मैं 2029 में फिर से चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। अच्छा, इसमें ये इसकी मूल भावना है। ये इसमें फिर एक मैसेज क्या इलेक्टोरली आपको ये भी छिपा हुआ दिखता है कि मोदी ये मान चुके हैं, बीजेपी ये मान चुकी है कि दक्षिण में वो इलेक्टोरली बढ़िया परफॉर्म नहीं कर सकती है? इसमें 2 मैसेज हैं। पहला मैसेज तो ये है कि दक्षिण भारत पिछले 12 साल में आपकी नीतियों से, आपके विचारों से प्रभावित नहीं हुआ। ना केरल में हुए, न बंगाल में हुए, न आंध्र प्रदेश में हुए, न तेलंगाना में हुए, न कर्नाटका में हुए। और बंगाल में आपने कोशिश करके देखी 2021 में जब प्राइम मिनिस्टर की छवि पीक पे थी तो आप 294 में से 77 सीट लेके आए जी। और उस वक्त जो चुनाव था बहुत उफान पे था। अब बीजेपी भी ढलान पे है और पीएम की छवि भी ढलान पे है। राइट। ठीक है, यानी आपने ये मान लिया कि दक्षिण भारत हमारे साथ नहीं जा रहा है और वहाँ के लोगों की विचारधारा, उनकी राजनीतिक प्रायोरिटीज और उनकी एजुकेशन वो आपके मुद्दों में नहीं फंसते हैं। आपने मान लिया कि वो हमारा वोटर नहीं है, पहली बात। दूसरा, इसका एक मायना और भी है जो आप ये सब कर रहे हो कि जो 12 साल में आपने इस देश में विकास की बात करी, अखंड भारत की बात करी, डिजिटल भारत की बात करी, ठीक है, विश्व गुरु की बात की, आपने गांव गोद लिए, आपने स्मार्ट सिटीज़ बनाई, वो सारा जो विकास था वो कहीं ना कहीं रास्ते में छूट गया है। आपको भी पता पड़ रहा है कि वो हिंदू मुसलमान का बंटवारा, जातियों का बंटवारा, हर प्रदेश में जो आपने करने की कोशिश की, जितने आपने विकास के सपने दिखाए, उन पे अब आपको वोट नहीं मिल रहा है। इसीलिए आपको उत्तर भारत में जी इतनी सीटें चाहिए कि आपको
पूर्ण बहुमत यहीं से मिल जाए। रिपोर्ट कार्ड आपके पास नहीं है नहीं है जो आप दिखा सकते हैं कि भैया ये वादा मैंने किया था, इसके लिए वोट दो, इसलिए आप प्रबंधन के लेवल पे जा रहे हैं, मैनेजमेंट पे आ गया ना, मैनेजमेंट साफ पे आ साफ कि हमें इतनी सीटें कर देनी है कि हम यहीं से ही उत्तर भारत से ही हमारी सरकार बन जाए। लेकिन ये देश के लिए खतरनाक है। आप इस देश को विभाजित कर रहे हो बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। रिपरकशंस क्या होंगे? जैसे उदयनिधि स्टालिन के बयान हमने सुने, एमके स्टालिन का बयान सुना, और साउथ के अलग अलग नेता जो हैं वो कह रहे थे कि ये मतलब साउथ जो है वो रिटेलिएट करेगा इसको, और करना चाहिए भी। अब देखिए जिस उन तरीके लोगों की से क्या है। गलती है? अगर उन्होंने अपने यहाँ पे परिवार नियोजन को अपनाया, उन्होंने अपनी जनसंख्या बढ़ने नहीं दी। और ये भी तो स्टेट ही कह रहा था ना। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। उसी बात को जो केंद्र सरकार की नीतियां थी उनको उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आप कह रहे जनसंख्या आधार होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में 120 सीटें हो जाएंगी 80 की जी। तमिलनाडु में कितनी होंगी? 39 की, मैक्सिमम 58 to 59। 63 मैक्स टू मैक्स जो फिगर्स में देख रहा उससे था। ऊपर नहीं जा रही है। मैं कहता रहा हूं कि पूरे दक्षिण भारत में आपकी 63 सीटें बढ़ रही हैं और उत्तर भारत में आप 200 सीटें बढ़ रही हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अगर कुछ ज़्यादा ही कोई बड़ा इसमें खेल नहीं होता है तो ये बिल पास नहीं हो पाएगा। क्यों? ये बड़ा सवाल है। देखिए ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यानी संवैधानिक संशोधन। इसके लिए आपको 2/3 बहुमत चाहिए। वो सरकार के पास है नहीं। 2/3 का मतलब है 363। आपके पास है 300 303, इससे ऊपर नहीं है। अगर टीएमसी, डीएमके यानी ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और अखिलेश यादव तीनों मिल जाएं तब जाके आपका जो है ये वोट बैंक पूरा होता है। तो बंगाल में चुनाव चल रहा है, टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है, नहीं मिल सकते। डीएमके की विचारधारा ही बिल्कुल विपरीत है, वो नहीं आ सकते। और अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अखिलेश यादव अगर उनके लोगों ने उनको वोट दे दी तो वो उनका राजनीतिक वध हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 2/3 बहुमत बीजेपी के पास नहीं है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी जो संख्या बढ़ने वाला परिसीमन का जो एक कोशिश सरकार की है ये गिर जाएगी। इसमें कुछ इनके हाथ नहीं लगेगा। अब फिर सवाल उठता है कि इन्होंने ये क्यों किया? ताकि साबित कर सके कि विपक्षी पार्टियां जो है महिला आरक्षण विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं। महिला विरोधी। ठीक है, और इनको इस बात का फायदा कहाँ मिले? बंगाल में। इस बार मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। सूरत नहीं, मैं अच्छा टीचर हूँ ना, समझाता है ऐसे हूँ कि आदमी बच्चा समझ जाए अच्छे से। तो अब इनको क्या चाहिए कि इन्होंने पूरा ऑप्टिक्स गढ़ दिया सिर्फ इसलिए। विपक्षी पार्टियां ये कह रही थी कि आप 29 अप्रैल को जब सेकंड फेज की वोटिंग हो जाए तमिलनाडु और बंगाल की, उसके बाद आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, हमें मसौदा दीजिए, चर्चा करेंगे बैठ के, और फिर हम स्पेशल सेशन लेके आएंगे। सरकार नहीं मानी। सरकार ने कहा कि नहीं, हम 16, 17, 18 को ही करेंगे स्पेशल सेशन, और 23 तारीख को बंगाल में पहले चरण की वोटिंग है। तो इनको लग रहा है कि जो बंगाल की महिलाएं हैं वो ममता बनर्जी से नाराज हो जाएंगी, विपक्षी पार्टी से नाराज हो जाएंगी और वो इनको वोट दे देंगे। जबकि अगर महिला आरक्षण की बात करें या महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो ममता बनर्जी उदाहरण है। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की राजनीति में अगर किसी ने महिलाओं को उसका हक दिया है, ममता बनर्जी ने दिया। चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो। अच्छा, अब एक सीरियस सा सवाल है। सीरियस तो क्या, सोशल मीडिया पे विमर्श चल रहा है, मैं जानना भी चाहूंगा आपका टेक क्या है उस पर। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये बताइए, ताज्जुब नहीं लगता है, हैरानी नहीं होती कि जिस सरकार के कैबिनेट मंत्री एप्स्टीन फाइल में नाम आने की वजह से कोसे जा रहे थे या बहुत सारे आरोप उन पर लग रहे थे, प्रधानमंत्री तक का नाम आया, जिस प्रधानमंत्री के ऊपर उनकी ही पार्टी के लोग महिलाओं को लेकर बहुत सारे बयानबाजियां और आरोप लगा रहे हैं, वो दूसरी पार्टियों को साबित कर रहा है कि ये महिला विरोधी है। ये इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं? बिल्ली दूध की रखवाली कर रही है। अच्छा, सुना है? हाँ, सुना है। गांव की कहावत है। देखिए, अब हिसाब लगाइए कि कितनी बीजेपी के पास 16 राज्यों में सरकार है और 5 राज्य ऐसे जहाँ सरकार अलाइज की है। इनके पास सिर्फ एक मुख्यमंत्री है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। वो भी आधे प्रदेश की हैं क्योंकि यूटी है, और बाकी पावर जो है एलजी के पास। ठीक है, इसके अलावा इनके पास कहाँ है महिला? कोई मुख्यमंत्री है? नहीं है। अब आप चलिए, कितने विधायक इनके पास हैं?
टोटल जो विधायक है उसका 10% भी महिला विधायक नहीं है बीजेपी के पास। अब चलिए आरएसएस के जो टॉप पोस्ट हैं, और आज से नहीं 1925 से लेकर आज तक 2026 तक, बताओ कौन सी महिला को इन्होंने वहाँ पे जगह दी है। अगर मैं ये कह दूँ ना कि आरएसएस में महिलाओं के लिए जगह ही नहीं है, तो मेरा अनुरोध है मोहन भागवत जी से, बुरा मत मानना, है ही नहीं है। लेकिन दरअसल आइडियोलॉजी देखेंगे तो नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो रही है भागीदारी की। तो इसलिए मैंने कहा कि बिल्ली दूध की रखवाली कर रही है। और इस दौरान एप्स्टीन को लेकर आरोप लगे, ठीक है, बहुत ऐसे। लास्ट यूपीए 1 में मुझे याद है कि एक मंत्री थे जिनके ऊपर महिला का शोषण का आरोप लगा, उनको मंत्री पद से हटाया नहीं गया, बने रहे वो। यूपीए 1 में? नहीं, मोदी वन में मैं वही कह रहा हूँ, आप यूपीए वो आते थे राजस्थान से, हटाए नहीं गए वो। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पूरा नैरेटिव गढ़ा गया है महिला आरक्षण के नाम पे, इसका निशाना परिसीमन था, जो कि पूरा नहीं हो सकता। सरकार को पता है इस बात के बारे में, क्योंकि सरकार जब भी कोई काम करती है तो उसको पूरी एक्सरसाइज करती है वो। तो इनको पता है। और जब पीएम मोदी जी भाषण दे रहे थे पार्लियामेंट में अभी, तो उन्होंने एक बात कही कि नंबर का क्या होगा वो देखी जाएगी, वो बात की बात है। यानी आपको पता है कि नंबर का क्या होगा, पर हमें जो मैसेज फ्लोट करना है, हमें देना है, जो हमें दिखाना है कि विपक्षी पार्टियां महिला विरोधी हैं, वो हम दिखा देंगे। और संसद में जो ऊपर की गैलरी होती है ना, उन सब में आज महिलाएं बैठी हुई हैं जो बीजेपी लेके आई है। अब हैरानी की बात जब कर ही रहे हैं तो एक हैरानी की बात यही है, यही मोदी पिछले सेशन में महिला सांसदों के डर के कारण लोकसभा नहीं आ पाए थे। महिलाएं उनको जान से मार सकती थी। अब मोदी जी देश के संसद के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी को महिला सांसदों से खतरा हो गया था, और अगर 33% हो गई तब सोचिए तब क्या होगा। देना नहीं है किसी को कुछ भी, सिर्फ बातें करनी है, हवा बनानी है, बड़ी बड़ी बातें करनी है कि महिला हमारी माताएं बहनें हैं, इस देश की आधी आबादी है, उनका हक, उनको वंचित रखा गया सालों से, 3 दशक बीत गए हैं, अब तो तुम लोग मान जाओ। अरे जो बिल, जो महिला आरक्षण पहले से ही विधेयक बन चुका है, संविधान का हिस्सा है, उसको अब लाके आप क्या दिखाना चाहते हो? कौन सा सपना आया आपको, किसने दर्शन दे दिया, क्या आदेश दे दिया? और अगर आप वाकई में हितैषी हो तो आप 543 सीट में 33% को लागू कर दो, और 2029 में ही महिलाओं को उनका हक दे दो। और मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी में नहीं होगा, क्योंकि मंशा नहीं है, क्योंकि देना ही नहीं है, नियत है ही नहीं देना। चलिए, बाद के एपिसोड के लिए भी बातचीत रहनी चाहिए। तो इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आदेश जी आपका। थैंक यू। हमने असम से लेकर हरियाणा तक की बातचीत की और परिसीमन की पूरी कहानी आपको बताने की कोशिश की है। कई सवाल आपके दिमाग में होंगे, आपके मन में होंगे, वो सवाल पूछ डालिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ये शो आपने देखा, चर्चा आपने सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।